नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक 15 मिनट शो के अंदर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम गुणसूत्रों की संरचना 15 मिनट शो के माध्यम से आप सभी के सामने हम रूबरू होंगे। गुणसूत्रों की संरचना से जो जो सवाल बनते हैं, जिस जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों से मैं आप सभी को अवगत करवाने वाला हूं। तो आइएगा, देखते हैं 15 मिनट शो किस तरीके का रहेगा। और एक प्रश्न आप पक्का मान के चलिएगा, हर एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, तो आप सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। सबसे पहले अपन यहां पर बात करना चाहें आप सभी के सामने कि क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, आप सभी को पता है कि कोशिका होती है, कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक में धागे नुमा संरचनाएं होती है क्रोमेटिन। उन क्रोमेटिन धागे नुमा संरचनाओं से मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और वो जो क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या टोटल मिलाकर के 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है इंसान के अंदर। और वो जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं, और जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम जोहानसन था। तो उसी प्रकार सबसे पहले गुणसूत्र की बात करें तो इसके बारे में अगर अपन बात करना चाहें आप सभी के सामने, तो गुणसूत्र के बारे में बताने वाले जो थे, सबसे पहले जिन्होंने देखा था उनका नाम था हाफ मिस्टर। बोलो क्या नाम था? हाफ मिस्टर इनका नाम था, जिन्होंने ट्रेडेकेंसिया एक पादप होता है, इस पादप के अंदर सबसे पहले हाफ मिस्टर ने यहां पर देखा था। अगर इसकी बात करें खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता का नाम आपको याद रखना है स्ट्रोसबर्गर था, जो कि आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोसबर्गर आपको ध्यान रखना है। नामकर्ता की बात करें तो यहां पर गुणसूत्र के नामकर्ता है वाल्डेमेयर। वाल्डेमेयर यहां पर गुणसूत्र के नामकर्ता आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों। साथ ही साथ यहां पर एक पिगमेंट जो है अभिरंजक काम में लिया गया था, उसका नाम था एसिटोकार्मिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है एसिटोकार्मिन। ये यहां पर काम में लिया गया था, और ये अभिरंजक पिगमेंट के रूप में यहां पर काम में लिया गया। सबसे जो छोटे गुणसूत्र होते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं, वो कवक में मिलते हैं बच्चों। और सबसे बड़े जो होते हैं वो ट्रिलियम पादप में, ट्रिलियम पादप के अंदर जो है, ट्रिलियम जो पादप होता है, इसके अंदर सबसे बड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नोट करके रखिएगा सभी प्यारे भाई बंधु मेरे। तो सबसे छोटे गुणसूत्र कवक में पाए जाते हैं, और सबसे बड़े गुणसूत्र ट्रिलियम पादप में पाए जाते हैं। तो पहली स्लाइड से एक प्रश्न आपका तैयार मानिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा। नेक्स्ट, गुणसूत्र की अगर अपन बात करें संख्या और संरचना का निर्धारण अगर आपसे कोई पूछा जाए, तो सबसे पहले जब सेल डिवीजन की बात आती है, तो पहली अवस्था का नाम आपके सामने प्रोफेज आता है, उसके बाद आपके सामने मेटाफेज आता है, और मेटाफेज के बाद में बच्चों आप सभी के सामने एनाफेज आता है, और एनाफेज के बाद में आप सभी को पता है कि यहाँ पर टीलोफेज अवस्था आती है। तो उसी प्रकार अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या और संरचना, मतलब मेन तो संरचना के बारे में जो आपसे पूछा, संख्याओं के बारे में बोले, तो आपको जो अवस्था बतानी है वो बतानी है मेटाफेज अवस्था बतानी है। और साथ ही साथ गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन बोले तो आपके सामने एनाफेज अवस्था आप सभी को बतानी है, जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एनाफेज अवस्था आप सभी को यहाँ पर बतानी है। उसके बाद अगर अपन बात करें, गुणसूत्रों की मेन होती है संख्या। तो जैसे कि एस्केरिस बच्चों अपन बात करें, पहले हम जंतुओं की बात कर लेते हैं। और एस्केरिस एक प्रकार का आप सभी को पता है कृमि होता है। इसके अंदर आपके सामने दो जो है आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो सबसे कम क्रोमोसोम इसी कृमि के अंदर एस्केरिस में होते हैं। ड्रोसोफिला की बात करें तो यहां पर जो है 8 क्रोमोसोम आप सभी के सामने होते हैं। मेंढक की बात करें तो यहां पर जो है आप सभी के सामने 24 यहां पर होते हैं आपके क्रोमोसोम। मानव की बात करें तो 46 होते हैं। और ओलोकेंथा की बात करें तो यहां पर बच्चों 1260 जो है वो आपके क्रोमोसोम होते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें तो एस्केरिस के अंदर ये मिनिमम होते हैं, और यहीं पर बात करें तो ये आपके सामने मैक्सिमम होते हैं, जो याद रखना है आप सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी को? यस। उसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों प्लांट्स के अंदर क्रोमोसोम की संख्या की, तो प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो म्यूकस जो कि एक प्रकार का कवक होता है, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हैप्लोपस जो कि एक प्रकार का प्लांट होता है, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, और ये हैप्लोपस जो है इसमें 4 क्रोमोसोम होते हैं। मटर की बात करें तो यहाँ पर 14 क्रोमोसोम होते हैं। मक्का की बात करें तो यहाँ पर 20 क्रोमोसोम होते हैं। धान और गेहूं की अपन बात करें बच्चों, तो गेहूं जो है इसके अंदर आपके 42 होते हैं बच्चों, जो आप सभी को याद रखना है। और धान में जो है आप सभी के सामने 24 होते हैं, ये भी आप सभी को क्लियर पता है। धान मतलब चावल होता है। और ओफियोग्लोसम के अंदर लगभग बच्चों 1600 होते हैं, जो कि आपके सामने बताओ कैसे होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और ये क्या होते हैं बताओ, मिनिमम होते हैं। तो आज से आप सभी को क्लियरली याद रखना है कि मिनिमम जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, बताओ किसमें, म्यूकस में होते हैं, जो एक प्रकार का कवक होता है। और सबसे ज्यादा आपके ओफियोग्लोसम के अंदर होते हैं प्लांट्स के अंदर। यही जंतुओं की बात करें तो सबसे कम एस्केरिस में होते हैं, और सबसे ज्यादा आपके ओलोकेंथा के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
फिर अपन क्रोमोसोम को जब ध्यान से देखते हैं, जब इसकी संरचना की हम स्टडी करते हैं, तो इस क्रोमोसोम के अंदर दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है, ये वाला क्रोमोसोम यहां पर जो होता है ये अलग है, और उसके ऊपर जो होती है ये होती है आपके सामने सैटेलाइट। सैटेलाइट यहां पर आपको बोला जाता है। अब किसी में तो क्या होते हैं बच्चों, सैटेलाइट होती है, तो जिनमें सैटेलाइट होता है उसे तो बोलते हैं सेट बॉडी गुणसूत्र है, सेट क्रोमोसोम इनको कहा जाता है। और जिनमें सैटेलाइट बॉडी नहीं होती उन गुणसूत्रों को नॉन सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, सेट हमारे 10 होते हैं और नॉन सेट 36 क्रोमोसोम होते हैं, टोटल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम हमारे यहां पर होते हैं। जब अपन बात करना चाहें आप सभी के सामने, तो यहां पर ये जो दो आपको दिखाई दे रही है, इनको कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र, या इनको कहा जाता है क्रोमेटिड्स, और इनको कहा जाता है, जब दोनों जुड़ गए तो दोनों बहनें साथ साथ है, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। समझ में आ गई? जो ये बीच वाला पार्ट होता है बच्चों, इस वाले पार्ट को कहा जाता है सेंट्रोमियर, या फिर इसे कहा जाता है काइनेटोकोर, इसे कहा जाता है काइनेटोकोर, इसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काइनेटोकोर इसे कहा जाता है। अगर अपन बात करना चाहें आप सभी के सामने, तो इसी काइनेटोकोर के अंदर ही पहली बार संकुचन होता है, इसलिए यहां पर होता है प्राइमरी कंसंट्रेशन होता है बच्चों, यहां पर प्राथमिक संकुचन आप सभी के सामने होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यहीं पर आपके सामने प्राथमिक संकुचन ये आप सभी के सामने यहां पर होता है। और अगर अपन और ज्यादा बात करें, तो ये ऊपर जो आपकी सैटेलाइट बॉडी होती है और ये आपका क्रोमोसोम होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है यहां पर होता है द्वितीयक संकुचन, जिसे NOR क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे NOR क्षेत्र भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि यहां पर जो होते हैं बच्चों, इस प्रकार यहां पर जीन पाए जाते हैं। बोलो क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? जीन यहां पर पाए जाते हैं, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है आप सभी के सामने जीन यहां पर पाए जाते हैं। और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको अपन टीलोमियर कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, टीलोमियर इसे कहा जाता है। दो भुजाएं होती है, मैंने आपको बताया, शॉर्ट आर्म और एक होती है लॉन्ग आर्म। मैंने बता दिया भुजाओं को क्रोमेटिड कहा जाता है, बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं, और पूंछ वाले भाग को टीलोमियर कहा जाता है। ये सारी बातें मैं आप सभी से कवर कर चुका हूं, याद रखिएगा। अब देखिए एक एक वर्ड आप सभी के सामने आएगा। सबसे पहले गुणसूत्र की संरचना में बात करें, तो जो पेलिकल होता है, पेलिकल का मतलब आप सभी नोट करके रखिएगा कि गुणसूत्र की जो बाह्यतम झिल्ली होती है, नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, जो गुणसूत्र की जो बाह्यतम झिल्ली होती है उसे अपन क्या कहते हैं बताओ? पेलिकल कहा जाता है। तो याद रखना बच्चों, ये क्या होती है बताओ? गुणसूत्र की, जो आपका गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र की बाह्यतम झिल्ली होती है बच्चों। गुणसूत्र की बताओ कौन सी झिल्ली होती है? तो आप बोलेंगे गुरुजी गुणसूत्र की बाह्यतम झिल्ली, आउटर लेयर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की बाह्यतम जो झिल्ली होती है उसे अपन क्या कहते हैं बताओ? पेलिकल झिल्ली कहा जाता है। मैं गुणसूत्र के अंदर जो द्रव भरा होता है, जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में जो द्रव भरा होता है, नोट कर लीजिएगा, गुणसूत्र में जो भरा द्रव होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। सेंट्रोमियर मैंने आपको बता दिया कि गुणसूत्र का जो बीच वाला भाग होता है, जहां पर अर्ध गुणसूत्र दोनों आपस में आकर के जुड़ते हैं, दोनों भुजाएं जहां पर आकर जुड़ती है, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्रोमेटिड मैंने आप सभी को क्लियरली बता दिया कि गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है उसे अपन क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमिनिमा अपन बात करना चाहेंगे तो गुणसूत्र के अंदर त्रिभुजाकार जो संरचना होती है गुणसूत्र के ऊपर, उन त्रिभुजाकार संरचनाओं के ऊपर छोटे छोटे जो डॉट होते हैं उसे क्रोमिनिमा या क्रोमिनिमर्स कहा जाता है। याद रखना सभी विद्यार्थी। द्वितीयक संकुचन में आप सभी को बताया गुणसूत्र और सैटेलाइट बॉडी। आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्र होता है, जो सैटेलाइट बॉडी होती है, उनके बीच में तो बताओ क्रोमोसोम जो आपका गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र और ये आप सभी के सामने सैटेलाइट बॉडी, गुणसूत्र और बच्चों आपके सामने सैटेलाइट जो बॉडी होती है, इन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको द्वितीयक संकुचन कहा जाता है। सैटेलाइट बॉडी मैंने आप सभी को बता दिया कि NOR जो आपका है द्वितीयक संकुचन, उसके बाद वाला जो शेष भाग होता है गुणसूत्र के अलावा, वो शेष भाग सैटेलाइट बॉडी कहलाता है। टेलोमियर की बात करें, गुणसूत्र का जो अंतिम जो पूंछ वाला हिस्सा होता है उसे अपन टेलोमियर कहते हैं। मनुष्य के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, इसका आंसर आप सभी को बताना है ना बच्चों? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताना, कि थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बोला भी था। देखते हैं कौन कितना ध्यान से सुनता है मेरे पॉइंट्स को और कितनी देर सुन करके वो जो है अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर बच्चों अपन यहां पर बात करना चाहें तो गुणसूत्र जो है उनकी सेंट्रोमियर के आधार पर हम गुणसूत्र का प्रकार देखते हैं कि किसी में सेंट्रोमियर बीच में होता है ना, किसी में सेंट्रोमियर बीच में होता है, किसी में सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, किसी में थोड़ा और ऊपर खिसक जाता है, और किसी में तो बहुत ज्यादा ऊपर खिसक जाता है। जब अपन यहां पर बात करना चाहें आप सभी के सामने, बिल्कुल अपन यहां पर बात करना चाहें प्यारे बच्चों, तो गुणसूत्र की सबसे पहले जब बीच में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बच्चों कौन सा बताओ? यहां पर एक तरीका याद रखना, यहां पर याद रखना मस्त, यहां पर बताओ कौन सा? मस्त। और यहां याद रखना वीजली। तो देखो सबसे पहले जब सेंटर में होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं बताओ? तो सबसे पहले होता है मेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा और ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और जब बहुत ज्यादा ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं
यहां पर टिलोसेंट्रिक। तो यहां पर टोटल मिला के 4 होते हैं, इनकी शेप आपके पेपर में पूछी जाती है। तो याद रखना सभी विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है ना बच्चों। यहां से थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा इसको, यहां पर याद रखना बच्चों मस्त बिजली। तो जो मेटासेंट्रिक है यहां पर याद रखना सभी विद्यार्थी, जो आपका मेटासेंट्रिक है इसका वी शेप होता है, एक्रोसेंट्रिक का जे शेप होता है, सब मेटासेंट्रिक का एल शेप होता है और टीलोसेंट्रिक का शेप जो होता है वो आई होता है। तो मस्त बिजली करके आप सभी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मस्त बिजली आप सभी को क्लियर याद रखना है, बस आप तो सीधा सीधा यहां से याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप सभी को पता है कि पहला गुणसूत्र होता है आपका लारीय गुणसूत्र बच्चों, जिसकी खोजकर्ता का नाम आप सभी को पता भी होगा, बालबियानी जो थे इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी और ये आप सभी के सामने ड्रोसोफिला की लार में खोजा गया था। बोलो किसमें बताओ? ड्रोसोफिला की लार में खोजा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ड्रोसोफिला जो है उसकी लार में, ड्रोसोफिला की लार में ये खोजा गया था, इसलिए इसको लारीय गुणसूत्र कहा गया और ये जो था वो बालबियानी ने इसको खोजा था। याद रख लीजिएगा, लारीय गुणसूत्र भी इसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक गुणसूत्र और होता है बच्चों जो अपन लैंप ब्रुश, क्योंकि लैंप को साफ करने वाले ब्रुश के समान इसकी संरचना दिखाई दी जाती है। इसमें इस प्रकार लूप जो है आपको यहां पर दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों। और इसके अपन बात करना चाहें आप सभी के सामने तो याद रखना ये एम्फीबिया के ओसाइट में, पहली बात तो किसमें खोजी गई? एम्फीबिया में। कहां खोजी गई? ओसाइट में खोजी गई। कौन सी अवस्था में? तो याद रखना डिप्लोटीन अवस्था के अंदर खोजी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटीन अवस्था में ओसाइट के अंदर एम्फीबियंस में लैंप ब्रुश या दानव गुणसूत्र की खोज यहां पर की गई प्यारे बच्चों, याद रखना। इसके बाद अगर अपन बात करें वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जो आपको याद रखना है बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये सट्टन और बावेरी दो वैज्ञानिक थे बच्चों, सट्टन और बावेरी, और इन्होंने ये बोला कि जो गुणसूत्र होते हैं इसके ऊपर जो जीन होते हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कौन से क्रम में व्यवस्थित होते हैं? रेखीय क्रम के अंदर ये आपके सामने व्यवस्थित होते हैं। जैसे अपन बात करें लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में गुणसूत्र समजात जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। याद रखना बच्चों, समजात जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? अलग अलग में बढ़ जाते हैं। पहले 7 होते हैं, फिर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, उस समय जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरा, गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वो हमेशा रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं बच्चों, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ध्यान से समझना, जो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन है वो जब रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो इन सभी जीन को एक साथ मिलाकर के कहा जाता है लिंकेज ग्रुप, इसे कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? इसे लिंकेज ग्रुप इसको कहा जाता है, संलग्न समूह इसे कहा जाता है। और संलग्न समूह लिंकेज ग्रुप निकालने के लिए अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कर दो, अर्थात जितने गुणसूत्र हैं, जितने भी गुणसूत्र हैं उनकी संख्या का जस्ट क्या कर दो बताओ? आधा कर दो। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या अर्थात n का मान जो होगा वही आपके सामने क्या कहलाएगा बताओ? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज कहलाएगी, जो कि मॉर्गन और कैस्टेलो ने यहां पर दी थी आप सभी के सामने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में आप सभी को याद रखना है। तो जैसे कि 2n है, टोटल गुणसूत्र हैं, इनका आधा कर दो। जैसे ये 23 हो गए, ये आपके सामने मक्का में 10 हो गए, ये आपके 7 हो गए, 4 हो गए। उसके बाद चूहा, चूहे में बच्चों 40 हो जाएंगे बच्चों, मान लो 40 हो गए, तो यहां पर आधे करेंगे तो 20 होंगे। जो आधे निकाले आपने यही लिंकेज ग्रुप है, बस 23 हो गए, यहां पर 10 हो गए, यहां पर 7 हो गए, यहां पर 4 हो गए और यहां पर 20 हो गए। तो इस प्रकार ये क्या कहलाता है बताओ? लिंकेज ग्रुप कहलाता है। तो मुझे विश्वास है कि गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र के सिद्धांत, गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र का आकार, गुणसूत्र के संख्या आप सभी को समझ में आ गया। गुणसूत्र की बेसिक इंट्रोडक्शन, यह आप सभी के सामने एक गुणसूत्र की संरचना वाला टॉपिक था। आगामी समय के अंदर और भी हम नए नए टॉपिक्स के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगले कौन से वीडियो का आप सभी को इंतजार है वो भी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।